सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 का पार्ट 2 विच इज डिमांड। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ लिए हैं। आज से हम लोग इसके सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम लोग एक कंज्यूमर की डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अब हम जितने भी बातें पढ़ेंगे तो सभी बातों में आपको अपना एक माइंडसेट रखना है कि आप एक कंज्यूमर है। आपको सारी की सारी बातें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन करनी है, क्योंकि ये यूनिटी कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर है कि जब हम किसी चीज़ को डिमांड करने जाएंगे तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा। तो बिल्कुल आपने उसी चीज़ को ध्यान में रखकर यहाँ पर आंसर को सोचना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आप बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द मीनिंग ऑफ डिमांड। तो बेटा, डिमांड क्या है? मान लो कि आपको बहुत जोरों से भूख लगी है और आपका मन कर रहा है कि आपको बर्गर खाना है। आप गए एक दुकान पर और आपने वहां पर पूछा कि भैया ये बर्गर कितने का है। भैया ने बोला बर्गर तो 50 रुपए का है। अब आपकी इतनी जेब में, आपने अपनी जेब चेक करी और आपकी जेब में आपको सिर्फ 30 रुपए मिले। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये जो आपकी जेब में 30 रुपए हैं और बर्गर दुकान पर 50 रुपए का है और आपको बर्गर ही खाना है, तो आप मुझे बताओ बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या बर्गर आपकी डिमांड है। और मैं अगर आपसे ये बोलूं कि वहां पर उसी दुकान पर पेटीज भी अवेलेबल है और पेटीज 30 रुपए की है, तो आप एक बात बताओ, तुम इनमें से क्या खरीद सकते हो? तुम्हारी जेब में 30 रुपए है, तुम्हें खाना तो बर्गर है लेकिन बर्गर की कीमत 50 रुपए है, तुम्हारी जेब में लेकिन 30 रुपए, यानी कि तुम बर्गर खरीदना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। वहीं पर उसी दुकान पर पेटीज भी अवेलेबल है, लेकिन तुम पेटीज को खरीदना अफोर्ड तो कर सकते हो लेकिन तुम्हें पेटीज खानी नहीं है, तुम्हें पेटीज पसंद ही नहीं है। तो मुझे बताओ इनमें से क्या तुम्हारी डिमांड है? क्या जिस चीज को हम पाना चाहते हैं वो हमारी डिमांड होती है, या जिस चीज को हम पा सकते हैं वो हमारी डिमांड होती है? बोलो, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं या जिस चीज को हम पा सकते हैं, उनमें से कौन सी चीज हमारी डिमांड है? चलो आपके काम को थोड़ा सा और आसान कर देती हूँ, कुछ वर्ड दे देती हूँ मैं इसको। जैसे मैंने कहा कि आपकी पॉकेट में 30 रुपीज है ना, 30 रुपीज, यानी कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो 30 रुपीज के बराबर है। ठीक है, अब आपके सामने दो कमोडिटीज है, एक है बर्गर और एक है बच्चा पार्टी पेटीज। ठीक है, एक है बर्गर और एक है पेटीज। बर्गर की कीमत 50 रुपए है, पेटीज की कीमत 30 रुपए है। अगर मैं बर्गर की बात करूं तो बर्गर को खरीदने के लिए आपकी एबिलिटी नहीं है। बर्गर को खरीदने के लिए आपकी एबिलिटी नहीं है, आप खरीद नहीं सकते, एबिलिटी नहीं है आपकी कि आप बर्गर खरीद पाओ। लेकिन बर्गर को खरीदने की चाहत जरूर है तुम्हें, आपके अंदर बर्गर को खरीदने की चाहत जरूर है, यानी कि इच्छा जरूर है कि आप बर्गर को खरीदे। तो विलिंगनेस तो है बट एबिलिटी नहीं है। बट वहीं पे अगर मैं पेटीज की बात करूं तो पेटीज आपकी परचेजिंग पावर के अंदर आती है। पेटीज तो आप खरीद सकते हो, तो पेटीज को खरीदने के लिए एबिलिटी तो है आपके पास, लेकिन 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 आपकी विलिंगनेस नहीं है, आप पेटीज को खरीदना नहीं चाहते। अब वहीं पे मैं बोलूं कि उसी दुकान पर समोसा भी अवेलेबल है, समोसा, और समोसा भी 30 रुपए का है। समोसा भी, 2 समोसे मिल रहे हैं 30 रुपए के। तो अब आपने कहा कि यार समोसा तो मैं खा लूंगा, कोई बात नहीं, अगर बर्गर नहीं मिल रहा तो मैं समोसा खा लूंगा। तो समोसे को खरीदने के लिए अगर मैं बोलूं तो समोसे को खरीदने के लिए आपके पास एबिलिटी भी है और समोसे को खरीदने के लिए आपकी विलिंगनेस भी है। तो अब इन तीनों एग्जाम्पल में अगर मुझे डिमांड को डिस्क्राइब करना है तो आपको पता है बच्चे इसमें डिमांड कौन सी है? इसमें आपकी डिमांड है बेटा ये समोसे की। डिमांड की बात हम जब भी करेंगे ना तो डिमांड हमेशा दो चीजों को देखेगा कि क्या आपकी जो एबिलिटी है उस सामान को खरीदने की है, क्या आपकी परचेजिंग पावर है कि आप उसको खरीद सकते हो। मैं कह रही हूँ ना कि इच्छा तो मेरी अंबानी के घर को खरीदने की भी है, इच्छा तो मेरी अंबानी जैसी गाड़ी खरीदने की भी है, पर क्या मैं उसको खरीद सकती हूँ? मेरी विलिंगनेस तो है कि मुझे उसका जैसा घर खरीदना है, पर मेरी एबिलिटी तो नहीं है ना बच्चे।
तो एबिलिटी और विलिंगनेस। और वहीं पे मैं एक बात करूं कि मेरे सामने मान लो एक 6 लाख रुपए की गाड़ी खड़ी हुई है, मेरी एबिलिटी है कि मैं 6 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकती हूँ, लेकिन मुझे खरीदनी नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है उस गाड़ी को खरीदने की, तो यहाँ मेरी विलिंगनेस नहीं है। तो जब भी हम डिमांड की बात करते हैं ना बच्चे, तो डिमांड में दोनों चीजें चाहिए होती है, एबिलिटी टू पे भी और विलिंगनेस टू पे भी। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको एग्जांपल में समझाया कि बर्गर और पेटीज दोनों अवेलेबल थे उसके सामने, उसकी खुद की जेब में 30 रुपए थे, बर्गर को वो खरीदना चाहता है लेकिन पैसे नहीं है, विलिंगनेस है लेकिन एबिलिटी नहीं है, तो ये उसकी डिमांड नहीं है, ये उसकी वांट हो गई, ये उसकी डिजायर हो गई है। लेकिन यहाँ पर पेटीज की अगर मैं बात करूं तो पेटीज की कीमत 30 रुपए है, 30 रुपए उसकी जेब में भी है, यानी कि एबिलिटी तो है बट विलिंगनेस नहीं है, या उसकी चाहत नहीं है कि वो पेटीज को खाए। तीसरी कमोडिटी जब देखी, समोसा 30 रुपए का है वो भी, तो उसकी पॉकेट के अंदर ही आता है, आ जाएगा, बहुत आसानी से खरीद लेगा, एबिलिटी तो है, पर यहाँ पर क्या उसकी विलिंगनेस है? हाँ, उसने कहा हाँ मैं समोसा खरीदना भी चाहता हूँ, तो उसकी विलिंगनेस भी आ गई। तो बच्चे दिस इज नोन एज डिमांड। ठीक है, तो चलो आओ थोड़ा सा इसको और अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि देखो ये भाई साहब, ये आपको पता है कौन है? ये हमारा वही राजू है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते आए हैं। तो देखो राजू कहता है आई वॉन्ट दिस चॉकलेट, राजू कहता है आई वॉन्ट दिस चॉकलेट, चॉकलेट देखी और बस उसका तो मन ऐसा हो गया कि मुझे चॉकलेट चाहिए। सो ये उसकी डिजायर है। ठीक है, उसने एक डिजायर दिखाई हमें। उसके बाद आई हैव मनी फॉर दिस, कहता है मेरे पास इसको खरीदने के लिए पैसा भी है, एबिलिटी टू पे भी आ गई उसकी, है ना, परचेजिंग पावर भी आ गई। नाउ आई एम रेडी टू एक्सचेंज इट, वो कहता है मैं इन पैसों के बदले में इस चॉकलेट को खरीदना चाहता हूं, तो यानी कि विलिंगनेस टू पे भी आ गई। अब ऐसा भी हो सकता है कई बार कि मुझे वो चीज चाहिए, मेरी जेब में पैसा भी है बट मैं एक्सचेंज नहीं करना चाहती, है ना, जैसे पेटीज खरीद सकते थे लेकिन विलिंगनेस नहीं आ रही थी, तो उसने वहां पर डिमांड शो नहीं करी, है ना। तो यहाँ पे राजू ने पहले देखा कि मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट को खरीदने के लिए पैसे भी हैं और पैसे देकर मैं इस चॉकलेट को खरीदना चाहता हूं, तो ये तीनों चीजें जब आ जाती है बेटा तो वो बन जाती है हमारी क्या? डिमांड। चलो अब ये जो हमने डिमांड पढ़ा, ये जो डिमांड है हमारी कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, अब इसको अफेक्ट करने के कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो बेटा जी सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होता है कमोडिटी की खुद की प्राइस। मान लो हमारे पास यहाँ वो कमोडिटी पेन है, तो अब जरा आप इस पिक्चर में अगर देखें तो वही पेन देखो तीनों जगहों पर सेम कमोडिटी है, लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करें, जब पेन की प्राइस 10 है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें पेन चाहिए, पेन चाहिए, पेन चाहिए, और ऐसे 50 लोग हैं जो इस चीज को डिमांड कर रहे हैं। 50 लोगों ने हल्ला मचा रखा है कि 10 रुपए का अगर पेन है तो हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। लेकिन जैसे उस पेन की प्राइस बढ़कर 20 हो गई तो अभी भी लोग पेन मांग रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों का जो क्वांटिटी है वो कितना हो चुका है? 40। अब सिर्फ 40 लोग ही उस पेन की डिमांड कर रहे हैं। जैसे ही प्राइस बढ़कर 30 हुई तो आपने देखा यहाँ पर पेन पेन चिल्लाने वाले बहुत कम लोग हो गए और वो सिर्फ 20 ही बचे। तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया? हमने यहाँ पर ये नोटिस किया कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो फॉल हो रही है, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। तो इसका मतलब किसी कमोडिटी की प्राइस उसकी डिमांड को अफेक्ट करती है। आप खुद सोचो, एक पॉइंट ऐसा आता है, हर साल एक ऐसा टाइम आता है सीजन में जब टमाटर बहुत महंगे हो जाते हैं। वही टमाटर जो कभी 20 रुपए किलो बिक रहा होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो 100 रुपए किलो भी बिक रहा होता है। तो मम्मियों से पूछना जाके, आज सब लोग अपनी अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी जब टमाटर 20 रुपए किलो होता है तब आप सब्जी में कितने टमाटर डालती हो? तो मम्मी बहुत ज्यादा टमाटर डालती होंगी, कि मान लो एक बार अच्छी सब्जी बना रही है, राजमा वगैरह बना रही है, तो 4 टमाटर डाल रही होंगी, 5 टमाटर डाल रही होंगी। लेकिन वहीं पर जब उसी टमाटर की कीमत बढ़ के 100 रुपए हो जाती है ना, तो मम्मी 4 की जगह पर 2 टमाटर डालना शुरू कर देंगी। और कुछ लोग तो ऐसी सब्जियां बनाना शुरू कर देते हैं जिसमें टमाटर डलता ही नहीं है, और ये सच्चाई है। आप लोग सब अपने अपने घरों पे जाकर आज ही पूछना कि मम्मी क्या जब टमाटर महंगे होते हैं तब भी आप उतने ही टमाटर इस्तेमाल करती हो, या टमाटर का जो यूसेज है वो कम कर देती हो? क्यों? क्योंकि हम कंज्यूमर ऐसे ही बिहेव करते हैं कि जब भी कोई सामान महंगा होता है तो हम उसका यूसेज कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है बच्चे? क्वांटिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने पॉइंट पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के अंदर कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस then the quantity demanded falls, but when the price falls quantity demanded rises. ठीक है, तो there is an
इनवर्स रिलेशनशिप। तो आपको रिलेशनशिप याद रखना है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप होता है बच्चे, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है जी, तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है। चलो तो देखो जरा, यहां पर ये सब बात लिखी हुई है कि when price rises demand falls, when price falls demand rises, there is an inverse relationship between price and demand। ठीक, चलो अगला क्या है, अब अगला है बच्चे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, और इसको समझाने के लिए चलो मैं तुम्हें पहले कहीं लेकर चलती हूं। ठीक है, तो बेटा सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सेकंड पॉइंट है, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, अब रिलेटेड गुड्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो रिलेटेड गुड्स का मतलब है कि ऐसे गुड्स जिनका आपस में कुछ रिश्ता है, कुछ रिलेशन है, आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इनके रिलेशनशिप के बेसिस पर हमने इन गुड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक का नाम होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक का नाम है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक का नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब दोनों गुड्स क्या होते हैं, अब बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स की मैं बात करूं, चलो इसको ऐसा पूरा लिख देते हैं, गुड्स 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 गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स की मैं बात करूं तो दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की प्लेस पर इस्तेमाल किए जा सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपका मन कोल्ड ड्रिंक पीने का कर रहा है और आप कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए या कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए किसी एक दुकान पे गए, आपने दुकानदार से कहा कि भैया जरा एक पेप्सी की बोतल देना, लेकिन भैया ने कहा कि बेटा आज पेप्सी की बोतल खत्म हो गई है, क्या मैं तुम्हें कोका कोला दे दूं? तो तुमने कहा हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पेप्सी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम कोका कोला से काम चला सकते हैं, ऑलमोस्ट टेस्ट सेम होता है और पीनी तो मुझे कोल्ड ड्रिंक थी, दोनों का कलर भी काला ही होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर पेप्सी नहीं मिली तो कोका कोला से काम चला लेंगे। या फिर अगर आपका चाय पीने का मन कर रहा है लेकिन कभी चाय अवेलेबल नहीं हो रही है तो हम कॉफी से भी काम चला लेते हैं। तो बेटा इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है जो एक दूसरे की प्लेस पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि एक कैंटीन में कोई एक ऑफिस है, उस ऑफिस की कैंटीन में टी और कॉफी दोनों मिलती है। ठीक है, किसी ऑफिस की कैंटीन में टी और कॉफी दोनों मिलती है और दोनों की प्राइस फिलहाल 10-10 रुपए है। दोनों की प्राइस क्या है फिलहाल, 10-10 रुपए है। अब कैंटीन वाले भैया ने क्या किया, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा टी लवर्स है, भले ही कॉफी मिल रही है लेकिन कॉफी को ना पी के बहुत ज्यादा लोग टी को प्रेफर करते हैं, यानी कि टी की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो कैंटीन वाले भैया के भाव बढ़े और उन्होंने क्या किया, उन्होंने टी की प्राइस को बढ़ा दिया। अब उन्होंने क्या किया, टी की प्राइस को बढ़ा दिया और टी की प्राइस को बढ़ाकर अब से जो चाय है वो चाय का एक कप 12 रुपए का मिलेगा। तो कैंटीन वाले भैया ने क्या किया, कॉफी की प्राइस तो चेंज नहीं करी, लेकिन उन्होंने ये बोला कि अब से जो चाय है वो 12 रुपए का एक कप मिलेगा। अब जितने भी लोग थे जो वहां पर उस कैंटीन में टी और कॉफी पिया करते थे, तो क्योंकि टी की प्राइस बढ़ गई है तो लोगों को कॉफी टी के कंपैरिजन में सस्ती दिख रही है। और अभी तो हम पीछे पड़ के आए हैं कि जो सामान सस्ता मिलता है हम उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं, है ना। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ कि जैसे ही टी की प्राइस बढ़ी तो कॉफी की डिमांड क्या हुई बच्चे, कॉफी की डिमांड बढ़ गई। यानी कि एक सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस में चेंज आया तो उससे रिलेट करता वो जो गुड था उसकी डिमांड पे उसका असर हुआ। हालांकि कॉफी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, कॉफी तो आज भी 10 रुपए की मिल रही है। किसकी प्राइस में चेंज आया है, टी की प्राइस में चेंज आया है। तो टी की प्राइस का कॉफी की डिमांड पर क्या असर हुआ कि जैसे ही टी की प्राइस बढ़ी तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशनशिप होता है बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो जब भी हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करेंगे तो रिलेटेड गुड का मतलब है कि आपको दोनों गुड को एक साथ लेकर चलना है। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में पेन ही था, पेन की क्वांटिटी
यानी कि पेन की ही डिमांड, पेन की ही प्राइस थी। लेकिन यहां पर हम सब्सटीट्यूट्स को लेकर चलेंगे कि एक की प्राइस का दूसरे की डिमांड पर क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो समझ आया सब्सटीट्यूट गुड क्या होता है। सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की प्लेस पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जहां पर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया टी और कॉफी का, कि अगर टी की प्राइस बढ़ी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए अब टी के कंपैरिजन में कॉफी सस्ती पड़ रही है। ठीक है, सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड टुगेदर to satisfy a given want। किसी भी एक want को satisfy करने के लिए जो दो गुड्स एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। यानी कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कार की, पेट्रोल वाली कार, मैंने आपको कहा ये लो बेटा कार की चाबी, जाओ इस कार में मस्त तुम घूम लो, मस्त गेड़ी मार लो, मस्त तुम लॉन्ग ड्राइव पे लेके चले जाओ अपनी सहेली को। लेकिन बेटा कार में पेट्रोल नहीं है, कार में एक बूंद भी पेट्रोल नहीं है, और जाओ तुम घूम लो, तो बताओ तुम क्या घूम पाओगे बिना पेट्रोल के? नहीं ना। मैंने तुम्हें गाड़ी की चाबी तो दे दी, लेकिन तुम घूम नहीं पाओगे, तुम उस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि भाई उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल ही नहीं है, तो बिना पेट्रोल के वो गाड़ी तुम्हारे किसी काम की नहीं है। तो बेटा इस केस में जो कार और पेट्रोल है वो क्या हो गया बेटा? वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। अब ये कॉमन सेंस है कि अगर मैं कार और पेट्रोल की बात कर रही हूँ तो ये कार पेट्रोल वाली ही होगी। अब मन में ये मत सोचना मैम डीजल वाली कार हुई तो, मैम सीएनजी वाली कार हुई तो, मैम इलेक्ट्रिकल वाली हुई तो बेटा अगर पेट्रोल की बात हो रही है तो कार भी कौन सी वाली की बात कर रही होंगी? पेट्रोल की। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड में पहला क्या हो गया? कार एंड पेट्रोल। अब एक और हो सकता है कि मान लो तुम्हारा एग्जाम था, तुमने कहा मैम 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 मेरा पेन खत्म हो गया, प्लीज मुझे पेन दे दो, पेन दे दो, पेन दे दो। मैंने कहा पेन चाहिए? हाँ बिल्कुल लो। मैंने एक पेन पकड़ा दिया तुम्हें, लेकिन जब तुम उस पेन से लिखने बैठे तुम लिख ही नहीं पा रहे हो, लिख ही नहीं पा रहे हो। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, पेन ही तो मांगा था तुमने, दे तो दिया मैंने, अब लिखते क्यों नहीं हो? कहते मैम पेन भी इंक ही नहीं है। मैंने कहा इंक नहीं है तो मैं क्या करूं, तुमने तो पेन मांगा था, मैंने तुम्हें दे दिया, अब इंक हो चाहे ना हो, करो काम। अब एक बात बताओ, क्या वो पेन बिना इंक के चल पाएगा? उस बिना इंक के तुम उस पेन का करोगे क्या? तो बेटा इस केस में पेन और इंक भी क्या हो गए? आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, विच आर यूज्ड टुगेदर, जिसको आप एक साथ ही इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको अपने गिवन वांट को सेटिस्फाई करना है तो। ठीक है, अब इनके बीच का रिश्ता क्या कहलाता है जरा देखते हैं। अब मान लो मार्केट में पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो उसका कार की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा? उस कार की डिमांड पर जो पेट्रोल से चलती है। बताओ अगर मार्केट में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो कार की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? आवाज आ रही है मुझे तुम लोगों की, आप जोर जोर से चिल्ला के कह रहे हो कि मैम कार की डिमांड घट जाएगी, कार की डिमांड घट जाएगी। क्यों? लोग पेट्रोल वाली कार खरीदना बंद कर देंगे और जो डीजल वाली कार है, सीएनजी वाली कार है, ईवीज है, उनकी तरफ बढ़ने लग जाएंगे। बिल्कुल सही बताया आपने कि अगर मार्केट में पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी तो कार की डिमांड जो है वो घट जाएगी। तो ऐसे में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में तुम्हें रिलेशनशिप कैसा दिख रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना बेटा, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के केस में वी हैव टू टाइप्स ऑफ गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की प्लेस पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोका कोला। ठीक है, अब उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है कि अगर कोई भी एक एग्जांपल माइंड में रखना हमेशा, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने बिल्कुल जो हमारा ट्रेडिशनल एग्जांपल रहता है टी और कॉफी, हमने वही पढ़ा कि मार्केट में अगर टी की प्राइस बढ़ जाएगी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। बट इफ वी टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तभी हमारी एक वांट सेटिस्फाई होगी, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, पेन और इंक। मार्केट में अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो कार की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि भाई हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं हो रही है वो चीज खरीदना। तो ऐसे में रिलेशनशिप कैसा दिख रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, चलो तो ये कहानी समझ में आ गई। तो जरा अब यहाँ पर भी देख लो कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के लिए लेट्स लर्न विद एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार। तो ये देखो ये क्या क्या सोच रही है, रिलेटेड गुड्स क्या होता है? तो देखो टोयोटा,
टोयोटा के पास सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हैं। अब देखो टोयोटा के सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करूं तो क्रेटा, hyundai की क्रेटा, उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट गुड है कि ये नहीं खरीदा तो ये खरीद रहे हो तुम। और वहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है कि भाई ये जो गाड़ी है ये इनमें से किसी भी एक चीज के बिना नहीं चल पाएगी। अगर आपको इसको वर्केबल बनाना है तो इन तीनों में से कोई एक चीज तो आपको चाहिए ना, तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए इसी कार के लिए, और ये इसके लिए इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। ठीक है, तो समझ आ गई आपको। तो अब देखो उन्होंने एक एग्जाम्पल में देखो यही बताया कि सपोज द प्राइस ऑफ Hyundai यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड है जो टोयोटा का, वो क्या हो रहा है, वो फॉल हो गई है ना। सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस अगर फॉल हो गई, सो वी वांट Hyundai एज इट इज नाउ चीपर। तो हमने देखा कि टोयोटा की कार के कंपैरिजन में Hyundai की जो कार है वो हमारे लिए सस्ती हो गई है, चीपर हो गई है। तो जितने लोग टोयोटा 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 डिमांड कर रहे थे उन लोगों ने सबने मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए। सो व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड राइज, देन द डिमांड फॉर द other substitute will also rise. So there is a direct relationship between price of substitute and the demand for good. तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो सपोज द प्राइस ऑफ डीजल पेट्रोल फॉल। अब मैंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम हो गए हैं जो कि आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो नाउ इट इज नाउ चीपर टू यूज कार, वी वांट टोयोटा। तो उन्होंने कहा कि अब हमें क्या है, क्योंकि हम लोग कौन से वाले उसको यूज कर रहे हैं, कौन से वाली कार को, ऐसी कार को जो पेट्रोल से चलती है, और पेट्रोल के प्राइस तो सस्ते हो गए हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही हमारे एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस यहाँ पर फॉल हुई तो हमने उसकी डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। या अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे कि मेरे वाला केस था, मैंने पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी तो कार की डिमांड कम हो गई थी। ठीक है, सो यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, जिसको हम इनवर्स रिलेशनशिप भी कहते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया आपको कि क्या समझाना चाह रही थी मैं आपको इसके अंदर, कि हमारे पास रिलेटेड गुड्स कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब इनकम ऑफ कंज्यूमर की बात करते हैं, तो इसको भी पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हम यहाँ पर वापसी आ जाएंगे। चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी। तो बेटा जी हम अब यहाँ पर बात कर रहे हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर की। हम यहाँ बात कर रहे हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर की। अब कंज्यूमर की इनकम के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे गुड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स और एक को हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। एक को हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स। ठीक है, देखो कोई भी गुड किसी के लिए नॉर्मल है या इंफीरियर है, वो उसके इनकम लेवल पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो उसके किस पे डिपेंड करता है बेटा, इनकम पे डिपेंड करता है। अब देखो मान लो हम यहाँ पर ब्रेड कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि हम यहाँ पे ब्रेड कंज्यूम कर रहे हैं। एक तो होता है बेटा आपकी नॉर्मल ब्रेड होती है, एक आपकी नॉर्मल ब्रेड होती है, और एक होती है आपकी मल्टीग्रेन ब्रेड। ठीक है, एक होती है आपकी मल्टीग्रेन ब्रेड। अब मेरी इनकम का लेवल अभी कम है, तो उस टाइम पर मान लो मैं ब्रेड की अगर बात करूं, मेरी इनकम का लेवल कम है, तो मैं ब्रेड का नॉर्मल वाला जो फ्लेवर है वही यहाँ पर इस्तेमाल करूँ। यानी कि जो एक नॉर्मल ब्रेड आती है हमारी, वो मैं यहाँ पर कंज्यूम कर रही हूँ। यानी कि अगर मैं उसको नाम दे दूँ इन्फीरियर गुड, तो इन्फीरियर गुड के लिए मेरी डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अभी मेरी इनकम कम है। मान लो मेरी इनकम अभी फिलहाल 10,000 रुपये है, तो मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं रोज मल्टीग्रेन ब्रेड को खरीदूं। अभी मेरी इनकम का लेवल जितना है, मान लो वो 10,000 है, वो मुझे अफोर्ड नहीं करने दे रहा कि मैं डेली के डेली मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल करूं। इसलिए मैं नॉर्मल जो कैटेगरी आती है ब्रेड की, अभी मैं सिर्फ वही इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन अचानक से मेरी इनकम बढ़ गई, अचानक से मेरी इनकम बढ़ी, मेरा प्रमोशन हुआ और मेरी इनकम बढ़ के 50,000 हो गई। मेरी इनकम बढ़ के 50,000 हो गई। अब जब मेरी इनकम बढ़ के 50,000 हुई, तो अब मैं अफोर्ड कर पा रही हूँ मल्टीग्रेन ब्रेड को इस्तेमाल करना। यानी कि जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी, तो मैंने नॉर्मल ब्रेड को खाना छोड़ दिया। यानी कि जैसे मेरी इनकम बढ़ी, मैंने नॉर्मल ब्रेड को खाना छोड़ दिया। यानी कि नॉर्मल ब्रेड के लिए मेरी डिमांड कम हो गई, और वही डिमांड को मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया, नॉर्मल गुड्स के केस में। कि क्योंकि अब तक मेरी इनकम का लेवल कम था। अगर आप इसको भी हटा दो, इसको मत देखो, सिर्फ अभी चलो इनकम इंक्रीज का इफेक्ट देखो, कि अब तक मेरी इनकम का लेवल 10,000 था,
तो मेरी इनकम मुझे अफोर्ड नहीं करने दे रही थी कि मैं मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल करूं, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी तो अब मैं मल्टीग्रेन ब्रेड को इस्तेमाल करना अफोर्ड कर सकती हूँ। तो मैंने नॉर्मल ब्रेड के लिए जो मेरी डिमांड थी मैंने उसे कम कर दिया। मान लो यहाँ पर मैं कह रही हूँ नॉर्मल जो ब्रेड है वो इंफीरियर गुड है और जो मल्टीग्रेन वाली ब्रेड है वो हमारे लिए नॉर्मल गुड है। तो जब मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने इंफीरियर गुड के लिए अपनी डिमांड को कम कर दिया। क्यों? क्योंकि अब मैं अफोर्ड कर सकती हूँ मल्टीग्रेन ब्रेड को इस्तेमाल करना, तो नॉर्मल गुड के लिए मेरी डिमांड बढ़ गई। बट वहीं पे अचानक से मेरी इनकम फिर से घट के 50,000 से मान लो फिर से 12,000 हो गई। तो जैसे मेरी इनकम कम हुई, अब मैं फिर से मल्टीग्रेन ब्रेड इस्तेमाल करना अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो मुझे नॉर्मल गुड के लिए अपनी डिमांड को कम करना पड़ेगा और यही डिमांड मेरी इंफीरियर गुड की तरफ शिफ्ट होगी कि फिर से मुझे मल्टीग्रेन से नॉर्मल ब्रेड की तरफ जाना पड़ेगा और इंफीरियर गुड के लिए मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या रिलेशनशिप दिख रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड के लिए आपकी डिमांड भी बढ़ती है, अगर इनकम घटती है तो नॉर्मल गुड के लिए आपकी डिमांड भी घट जाती है। यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या देखने को मिल रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। बट यही अगर आप इंफीरियर गुड के केस में देखो तो अगर आपकी इनकम घटती है तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है, अगर इनकम बढ़ती है तो इसकी डिमांड घट जाती है। तो यानी कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है इनवर्स रिलेशनशिप। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप। तो अब अगर मैं इसके डेफिनेशन आपको बताऊं तो क्या कहते हैं कि नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, या these are those goods whose demand increases with increase in income and decreases with decrease in income. वहीं पे inferior goods क्या है? Inferior goods are those goods whose demand increases with decrease in income and decreases with increase in income, because there is an inverse relationship between demand for inferior goods and income of the consumer. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन्होंने कहा कि इनकम के हिसाब से हम अपने गुड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। नेसेसरी गुड्स अभी आपको एज सच पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, आपकी बुक में 2 ही कैटेगरी है, नॉर्मल और इंफीरियर। ठीक है, सो हाउ द डिमांड ऑफ दीज गुड्स विल बी अफेक्टेड बाय द इनकम। उन्होंने कहा अगर आपके सामने ये 3 गुड्स हैं तो इनकी डिमांड किस तरीके से अफेक्ट हो रही होगी। चलो तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, इनकम ऑफ द इंडिविजुअल राइजेस। हम आपके सामने कंडीशन रख रहे हैं कि किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ गई है। ठीक है, तो जब इनकम बढ़ गई है तो नेसेसरी गुड्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा। नेसेसरी गुड्स तो जितने चाहिए होंगे उतने हम लेंगे, सॉल्ट जितना चाहिए उतना हम खरीदेंगे। बट अब ये देखो जरा कि अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो नाउ आई विल नॉट ट्रैवल इन बस। कि पहले वो बस से ट्रैवल कर रहे थे कि उसने कहा कि अब मैं बस से ट्रैवल नहीं करूंगा या करूंगी क्योंकि मेरी इनकम बढ़ चुकी है। अब मैं कीपैड वाला फोन भी इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि मेरी इनकम बढ़ चुकी है। अब मैं यहाँ पर शूज खरीदूंगी, कपड़े खरीदूंगी और स्कूटी खरीदूंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए नॉर्मल गुड्स है, क्योंकि मेरी इनकम जो पहले मुझे ये सब चीजें खरीदना अफोर्ड नहीं करने दे रही थी, अब इनकम बढ़ने से मैं इस सभी नॉर्मल गुड्स को अफोर्ड कर सकती हूँ। तो जैसे ही इनकम बढ़ी, नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। और अब मुझे ये इंफीरियर गुड्स नहीं चाहिए कि बस में ट्रैवल करना, कीपैड वाला फोन इस्तेमाल करना, ये मुझे अब नहीं चाहिए। तो इंफीरियर गुड्स के लिए डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब इसको भी पहले मैं आपको समझाती हूँ फिर हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, चलो देखो जरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करते हैं। तो देखो बेटा टेस्ट और प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बेसिस पर हम कहते हैं कि हमारा किसी कमोडिटी के लिए अनफेवरेबल टेस्ट है। हमारा किसी कमोडिटी के लिए अनफेवरेबल टेस्ट होता है और किसी कमोडिटी के लिए हमारा फेवरेबल टेस्ट होता है। अब याद करो थोड़े से टाइम पहले ही अभी जब मैं डिमांड का कॉन्सेप्ट समझा रही थी तो मैंने आपके सामने 3 खाने पीने की चीज़ें लिखी थी। हाय राम, भूखी लग जाती है खाने पीने की चीज़ें सुन के। और तुम्हें पता है समोसा तो मेरा फेवरेट है ही और बर्गर तो मैं छोड़ ही नहीं पाती हूँ।
और बस कभी कभी अगर दोनों में से कुछ ना मिले तो मैं पेटी से भी काम चला लेती हूँ। और तीनों चीज़ें ना चाय के साथ खाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। बर्गर तो कोल्ड ड्रिंक के साथ, लेकिन हाँ पेटीज़ और समोसा मुझे चाय के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। और बार बार इनका नाम ले रही हूँ ना तो मुझे भूख लग रही है, मुझे लग रहा है तुम्हें भी लग रही होगी। तो अभी ब्रेक देंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। तो बेटा देखो, अगर मैं आपके सामने बर्गर रख दूं, लेकिन बर्गर के लिए आपका टेस्ट फेवरेबल है, तो आप हमेशा इसकी डिमांड को हाई रखोगे कि जब भी मैं तुमसे ऑफर करूंगी कि बेटा बर्गर खाओगे, तुम कहोगे हाँ मैम। मैं कहूंगी बर्गर खाओगे, हाँ मैम। बट वहीं पे समोसा, मैंने तुमसे पूछा कि बेटा समोसा खाओगे, और तुम्हें ना बिल्कुल समोसा पसंद नहीं है, कि वो जो समोसे के अंदर पूरे वो आलू से भरे होते हैं, तुम्हें वो मसाला ही पसंद नहीं है, तो तुम समोसा खाना प्रेफर ही नहीं करते। तो मैंने तुमसे कहा बेटा समोसा खाओगे, नहीं मैम। बेटा समोसा खाओगे, नहीं मैम। पर फिर से मैंने पूछा बर्गर खाओगे, हाँ मैम। तो दैट मीन्स अगर कोई ऐसी कमोडिटी है जिसके लिए आपका टेस्ट फेवरेबल है, तो आपकी डिमांड हमेशा उस चीज के लिए हाई रहती है। लेकिन अगर कोई ऐसी कमोडिटी है जिसके लिए आपका टेस्ट अनफेवरेबल है, तो उसके लिए आपकी डिमांड हमेशा लो रहेगी, यानी कि आप कम डिमांड करोगे उस चीज को। कभी कभी बस काम चलाने के लिए हम ले लेंगे, बट आप उसे प्रेफर नहीं करोगे खरीदना, ठीक है। तो बस टेस्ट एंड प्रेफरेंस में तो सिर्फ इतनी बात ही ध्यान रखनी है कि फेवरेबल होगा तो डिमांड ज्यादा रहेगी, अनफेवरेबल होगा तो डिमांड कम रहेगी, ठीक है। तो देखो, फेवरेबल गुड्स के लिए डिमांड हाई और अनफेवरेबल गुड्स के लिए डिमांड लो। सो हाउ द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंजेस, तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से जो डिमांड है वो चेंज होती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिमांड फंक्शन। अब डिमांड फंक्शन क्या है आपको पता है, आपने पढ़ लिया है, चुपके से आपने आराम आराम से प्यार प्यार से आपने सारे डिमांड फंक्शंस पढ़ लिए हैं। देखो क्या है, डिमांड फंक्शन ये बताता है कि हमारी जो डिमांड है वो किससे अफेक्ट हो रही है। हमने बोला कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या फिर इसको हम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो अभी अभी तो पढ़े हमने क्या, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी की खुद की प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि कुछ रिलेटेड गुड्स होते हैं उनकी प्राइस एक दूसरे की डिमांड को अफेक्ट करती है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, वो भी तो हमारी डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, और तो और हमारा टेस्ट और प्रेफरेंसेस। और पता है इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस, हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस कुछ चेंज हो सकती है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कल को पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो हम आज ही अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर्स है, फैशन का चेंज हो जाना, ये भी हमारी डिमांड को जो है अफेक्ट करता है। तो ये कुछ अदर फैक्टर्स में आते हैं, कुछ मिसलेनियस फैक्टर्स में आते हैं। तो देखो बेटा, जब भी हम किसी भी फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन के अंदर दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि जिसकी वैल्यू में चेंज आएगा ड्यू टू दीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि कहीं ना कहीं कमोडिटी की खुद की प्राइस चेंज होगी जो हमारी डिमांड को चेंज कर जाएगी, हमारे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंजेस आएगा और हमारी डिमांड चेंज हो जाएगी। यानी कि यहाँ की वैल्यूज का चेंज जो है वो इसकी वैल्यू में चेंज लेकर आएगा। तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये सारे वही चीजें हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़े हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो देखो QX क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर X कमोडिटी इज द फंक्शन, F स्टैंड्स फॉर द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, यानी कि उसी X कमोडिटी की प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स PR, Y होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, T है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और O है अदर वेरिएबल्स। ठीक है, चल अब बेटा जी डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन देख लो जरा एक बार, क्या है। डिमांड फंक्शन shows the functional relationship, ये क्या है, थोड़ा सा वही मैथमेटिकल वर्क है। इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड, कि कितना क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं कमोडिटी का, एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स मतलब वही कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड क्या था। सिंपल वर्ड्स में इट टेल्स व्हाट द फैक्टर्स डिटरमाइन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, कि ये जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वही उस कमोडिटी की डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, देन डिमांड कर्व एंड इट्स स्केड्यूल। तो देखो बेटा, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। डिमांड स्केड्यूल का मतलब होता है इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, आपको दिख रहा है ना ये टेबल की फॉर्म में। सो इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटिंग द different quantity demanded for a commodity at different price, है ना।
डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस, जब इस चीज को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज नोन एज डिमांड स्केड्यूल। तो आप देखो कि जैसे जैसे एक चीज लेकिन आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है कि आपकी प्राइस 10 थी, 8 थी, 6 थी, 4 थी, 2 थी, यानी कि जैसे जैसे आप प्राइस को कम कर रहे हो तो क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। और क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है? 20, 40, 60, 80, 100, यानी कि जैसे आपने प्राइस को कम किया वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। तो जब आप स्केड्यूल बनाएंगे, आप अपने आप भी बना सकते हैं स्केड्यूल को, बस आपको एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है। आपको ये देखना है कि अगर प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, अगर प्राइस बढ़ रही होगी तो क्वांटिटी को घटाकर दिखाना है, ठीक है। सो दिस टेबल इज नोन एज द डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। जब इसी टेबल को आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो, जब इसी स्केड्यूल को, इसी टेबल को जब आप ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो तो वहां से मिलता है आपको डिमांड कर्व, ठीक है। तो पहले जरा देखो, यहां पर आप खुद देखिए, यहां हमारी प्राइस है 10, 8, 6, 4, 2, ठीक है। तो यहां हमने प्राइस रखी हुई है, देखो 10, 8, 6, 4, 2, तो ये हमारी लाइन प्राइस की है। नीचे उसके बाद हम लोगों ने क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया 20, 40, 60, 80, 100, तो ये देखो 20, 40, 60, 80, 100। जब मेरी प्राइस 2 थी तो क्वांटिटी डिमांड हम कितना कर रहे हैं? देखो जरा एक बार फिर से ऊपर की तरफ चलें कि जब हमारी प्राइस 10 रुपए है तो क्वांटिटी 20 है। तो चलो ऐसे ही चलेंगे हम। जब प्राइस, एक अलग कलर ले लेते हैं, जब प्राइस हमारी 10 है तो क्वांटिटी हमारी 20 है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये आया। जब प्राइस 8 थी तो क्वांटिटी 40 हो गई, जब प्राइस 6 हुई तो क्वांटिटी 60 हो गई, जब प्राइस 4 हुई तो क्वांटिटी 80 हो गई, जब प्राइस 2 थी तो क्वांटिटी 100 हो गई। हमने इन सभी डॉट्स को जब ज्वाइन किया तो हमें कर्व मिला विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा कर्व मिला हमें बेटा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ लिखा है ना, द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड द रीजन इज, पूरी इकोनॉमिक्स में मैंने बोला था, एक बात ध्यान रखना, कभी भी दो वेरिएबल्स के बीच में अगर आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिले, कभी भी किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में अगर इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिले तो वहां हमेशा कर्व आपका कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड व्हाट इज अ डिमांड कर्व? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल। जो मैंने ऊपर डिमांड स्केड्यूल बनाया, जब मैंने उसको ग्राफिकली प्रेजेंट किया तो वो मेरा डिमांड कर्व है। और डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। चलो ये बात भी समझ आ गई। अब मार्केट डिमांड क्या है? अब जैसे कि थोड़ी देर पहले, अब मार्केट डिमांड क्या होती है बेटा? देखो अब तक मैं जब भी बोल रही हूँ डिमांड डिमांड डिमांड, तो डिमांड का मतलब होता है मैं सिर्फ एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड के बारे में बात कर रही थी, एक ही कंज्यूमर। लेकिन जब मैं बहुत सारे कंज्यूमर्स की बात करूंगी जो एक मार्केट के अंदर हैं, जो किसी कमोडिटी को खरीद रहे हैं, मान लो एक्स कमोडिटी को कोई लोग खरीद रहे हैं, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसे 3 कंज्यूमर मुझे मार्केट में दिख रहे हैं। तो जब मैं उन तीनों कंज्यूमर की डिमांड का टोटल करूंगी तो उसे मैं बोलूंगी मार्केट डिमांड, ठीक है। तो मार्केट डिमांड कुछ नहीं है, मार्केट डिमांड इज द समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोई एक कमोडिटी है, कोई एक्स कमोडिटी है, उसकी ये डिफरेंट प्राइसेस है, 10, 8, 6, 4, 2, अलग अलग प्राइस चल रही है। अलग अलग प्राइस पे मेरे सामने 3 कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, सॉरी मेरे सामने 2 कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी। जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है दैट मीन्स हमारी डिमांड बढ़ेगी। तो कंज्यूमर ए ने देखो अपनी डिमांड को बढ़ाया है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक उसी तरीके से कंज्यूमर बी ने भी अपनी डिमांड को बढ़ाया है 1, 3, 5, 7, 9। मुझे मार्केट डिमांड निकालना है। तो मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी? जब 10 रुपए पे सामान मिल रहा था तो मार्केट में डिमांड चल रही थी 2 + 1 3। जब प्राइस 8 हुई तो डिमांड हो गई 4 + 3 7। जब प्राइस 6 हुई तो डिमांड हो गई 6 + 5 11। जब प्राइस 4 हुई तो डिमांड हो गई 8 + 7 15। जब डिमांड 2 रुपए थी तो डिमांड जब प्राइस 2 रुपए थी तो डिमांड हो गई 10 + 9 19। तो ये मैंने क्या किया, इसे बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल समेशन। क्या बोलते हैं इसे? हॉरिजॉन्टल समेशन। तो मार्केट डिमांड कैसे कैलकुलेट होती है? हॉरिजॉन्टली समिंग अप द इंडिविजुअल डिमांड्स। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टली समिंग अप द इंडिविजुअल डिमांड्स। क्या देता है वो हमें? मार्केट डिमांड, ठीक है। तो ये हमने मार्केट डिमांड निकाल ली। चलो जी, ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब मुझे अगर इसके कर्व बनाने हो तो देखो बेटा ये कर्व आपको दिख रहे होंगे। ये कंज्यूमर ए का डिमांड कर्व है, ये कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व है। और अगर आप
इसको कंपेयर करें तो आपको मार्केट डिमांड कर्व ऊपर ही थोड़ा सा दिखेगा। अगर मैं इनको सेम ग्राफ पर बेटा जी अगर प्लॉट करूं ना, अगर मैं इनको सेम ग्राफ पर प्लॉट करूं तो ये मान लो ये ए कंज्यूमर का डिमांड कर्व है, ये बी कंज्यूमर का डिमांड कर्व है, तो ये मेरा मार्केट डिमांड कर्व होगा। तो मार्केट डिमांड कर्व हमेशा आपको इंडिविजुअल डिमांड कर्व से ऊपर दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उन दोनों का सम होता है। ठीक है, तो हम इसे हॉरिजॉन्टल समेशन बोलते हैं। ये ध्यान रखना है बस कि मार्केट डिमांड कर्व कैसे कैलकुलेट होता है, बाय हॉरिजॉन्टली समिंग अप द इंडिविजुअल डिमांड्स। ठीक है, ये मेन क्रक्स पॉइंट है इसके अंदर। चलो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड की तरफ। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? ये जो हम बार बार ये इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी कि प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, ये आखिरकार है क्या? ये इसे क्या नाम दिया जा रहा है, किस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है? तो उसके लिए हम एक लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये लॉ देने वाले हमें कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने ही हमें ये लॉ दिया, और ये जो अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं यही इनका लॉ कहता है कि आपने अभी अभी डिमांड फंक्शन पढ़ा, और डिमांड फंक्शन ने आपको ये बताया कि हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो उन सभी फैक्टर्स में से हमें सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर देखना है। कितने फैक्टर देखना है? सिर्फ एक फैक्टर। तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि जब कभी भी हमारी डिमांड सिर्फ उस कमोडिटी की खुद की प्राइस की वजह से अगर चेंज हो रही है, और वो भी इनवर्सली चेंज हो रही है, कि अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाती है, अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, अगर हमारी क्वांटिटी और प्राइस आपस में इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं, अगर वो आपस में इस तरीके का रिश्ता शो कर रहे हैं, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। एक ही लाइन जरूर लेकिन मेंशन करनी है आपको, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो लॉ ऑफ डिमांड वहां अप्लाई होता है। तो उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड की क्या डेफिनेशन दी? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, देन इट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे होंगे तो देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये हमारी अजम्पशन है। देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर की इनकम नहीं बदल रही। देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट और प्रेफरेंस भी चेंज नहीं हो रहा। अदर वेरिएबल में भी किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है। यानी कि जब ये सारे के सारे ये अदर फैक्टर्स, प्राइस के अलावा अदर देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जितने भी फैक्टर्स है, जब उनको कांस्टेंट मान लेंगे, कांस्टेंट का मतलब है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ना रिलेटेड गुड की प्राइस चेंज हो रही है, ना कंज्यूमर का इनकम चेंज हो रहा है, ना हम अपना टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी की प्राइस की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली प्राइस से रिलेट कर रही है तो उसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, अब आपको एक यहाँ पे एक नया सा शब्द दिख रहा होगा, सेट्रस पेरिबस। तो बेटा इसको कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट कहते हैं, इसी के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सेट्रस पेरिबस का मतलब क्या है? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो अल्फ्रेड मार्शल जी ने ये अपनी थोड़ी सी लैंग्वेज चलाई। ठीक है, तो उनकी लैंग्वेज के अंदर ये जो सेट्रस पेरिबस लिखा हुआ है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं? कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, जिसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि बाकी सारे फैक्टर्स को क्या मान के चलना है? कांस्टेंट मान के चलना है। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट। अब नॉर्मल कंडीशन में तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, नॉर्मल कंडीशन में तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो गया हमारा। ठीक है, कि भाई प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पर आपको पता है कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। कभी कभी कुछ हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहां लॉ ऑफ डिमांड चाहकर भी अप्लाई नहीं हो सकता, और उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब वो क्या एक्सेप्शंस है, चलो देखो जरा। तो क्या लिखा हुआ है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैव इनवर्स रिलेशनशिप, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये तो हमने पढ़ लिया कि लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है। हाउ एवर इन सम स्पेशल सिचुएशन दिस रिलेशनशिप में नॉट होल्ड, कुछ सिचुएशन में ये रिलेशनशिप आपका नहीं चलेगा। तो उसमें सबसे पहला रिलेशनशिप है गिवन गुड्स का। अब गिवन गुड्स क्या होते हैं, चलो इसकी मैं पहले आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये हमारे सामने एक कहानी है और ये सच कहानी है, स्कॉटलैंड की कहानी है ये, जहां पर गिवन गुड्स
को एक डेफिनेशन मिली। पहली बात तो गिफिन गुड्स को देने वाले जो हमारे महान व्यक्ति थे वो ये थे, रॉबर्ट गिफिन। इन्होंने अपने ही नाम से इन गुड्स को नाम दिया है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ इन्फीरियर गुड्स। जो हम अभी पीछे इन्फीरियर गुड्स पढ़ के आए हैं उसी की एक स्पेशल कैटेगरी माना जाता है गिफिन गुड्स को, ठीक है। तो क्या सिनारियो हुआ कि किसी एक देश के अंदर दो चीजें थी, एक तो ब्रेड और कुछ अदर आइटम्स जैसे कि मीट वगैरह, ये कुछ लग्जरीज चीज थी वहां पर। इस तरीके से लोग चीजों को खरीदते थे, मतलब उनके सामने दो ही ऑप्शन थे, ब्रेड और मीट। मतलब आप इतना मान लो कि उनके सामने, मैं इस वाले एग्जाम्पल को अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अगर, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को अपने हिसाब से समझा देती हूँ ईजी मैनर में, कि किसी एक देश में मान लो एक समय ऐसा आया कि लोगों के सामने दो ऑप्शन थे, ब्रेड और मीट, ठीक है। ब्रेड की कीमत अगर मान लो 50 रुपए है तो मीट की कीमत 5,000 रुपए थी, ठीक है। ब्रेड की कीमत अगर 50 रुपए है तो मीट की कीमत 50,000 रुपए थी। अब क्या हुआ कि नॉर्मल सिनारियो तो ये कहता है कि अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, और अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जितने भी लोग रह रहे थे उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, वो लोग इतने ज्यादा वेल्दी नहीं थे कि सभी लोग मीट को अफोर्ड कर सके। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो ब्रेड को ही कंज्यूम करती थी। पर धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रेड की प्राइस बढ़ने लगी। मान लो ब्रेड की प्राइस 70 हो गई, लेकिन ब्रेड की प्राइस बढ़ने की वजह से भी इसकी क्वांटिटी कम नहीं हुई। भाई नॉर्मल सिनारियो, लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटनी चाहिए, लेकिन उस टाइम पर उस सिचुएशन में क्या हुआ कि प्राइस बढ़ने की वजह से भी इसकी क्वांटिटी डिमांडेड घटी नहीं बल्कि बढ़ती रही। क्यों? रीजन क्या रहा? रीजन ये रहा कि इसकी प्राइस बढ़ जाने की वजह से भी हम इधर शिफ्ट ही नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि जो अदर कमोडिटी अवेलेबल है हमारे पास खरीदने के लिए वो इतनी महंगी है कि वो उसकी प्राइस के बढ़ जाने का भी हमारी डिमांड पर फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम तो अभी भी उस कमोडिटी को नहीं खरीद पा रहे हैं। अभी भी उस कमोडिटी को खरीदना हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो भले ही इस कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है लेकिन तब भी हम इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं कर रहे, बल्कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हमारे लिए वो खरीदना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो गिफिन गुड इसी सिचुएशन से निकल कर आया एक स्पेशल कैटेगरी की तरह, कि कभी कभी एक ऐसी स्पेशल कंडीशन आ जाती है जहां पर जो हमारे गिफिन गुड्स होते हैं उनकी प्राइस अगर बढ़ती भी है तो भी उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं होती, उनकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। तो यहाँ आपको लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता हुआ नहीं दिख रहा, तो इसीलिए इसको बोला गया कि दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर प्राइस बढ़ने की वजह से भी क्वांटिटी डिमांडेड हमारी घट नहीं रही है। तो जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई है ना, वो कहानी ही लिखी हुई है इस टेबल में। तो अगर आप पढ़ेंगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि गिफिन गुड्स क्या होते हैं। ये तो मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, गिफिन गुड्स आर जनरली द इंफीरियर गुड्स। हालांकि वो देखो इंफीरियर गुड्स ही होते हैं, क्योंकि ब्रेड के कंपैरिजन में मीट डेफिनेटली नॉर्मल गुड है, तभी अफोर्ड कर पाओगे जब आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। फॉर विच द डिमांड में इंक्रीज व्हेन द प्राइस राइजेस, कि इसकी डिमांड तब भी बढ़ती है जब प्राइस बढ़ रही होती है। दिस हैपन बिकॉज द नेगेटिव इनकम इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इनकम का नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, विच इज स्ट्रॉन्गर देन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट ही नहीं कर पा रहे हो, यहाँ आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर इनकम इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और वो भी नेगेटिव। सो दीज आर यूजुअली द लो प्राइस्ड इसेंशियल गुड्स कंज्यूम्ड बाय द लो इनकम कंज्यूमर। तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जो बहुत ही लो प्राइस पर होते हैं। आप देखो ना 50,000 के कंपैरिजन में 50 रुपए का गुड था वो, ठीक है। ये कुछ इसेंशियल गुड्स भी है कि आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए ही, जो लो इनकम कंज्यूमर्स जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो पहला एक्सेप्शन तो गिफिन गुड्स है। किसने दिया है? सर रॉबर्ट गिफिन ने। उसके बाद जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, चलो देख लो एक बार। सपोज करो कि कोई पुअर हाउस होल्ड मेनली बेसिक फूड आइटम पे ही डिपेंड कर रहा है, जैसे कि कुछ कॉर्स ग्रेन्स होते हैं। तो अगर इनकी प्राइस बढ़ती है तो हाउस होल्ड की रियल परचेजिंग पावर कम हो जाती है। सो इट में कट डाउन रिलेटिवली एक्सपेंसिव फूड्स। तो अब वो और जो अदर फूड्स हैं अब वो उसको भी खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इन्हीं गुड्स की जो डिमांड है उसको क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वही बात है जो भी मैंने आपको समझाई है। सेकेंड कैटेगरी क्या है? गुड्स ऑफ स्टेटस, प्रेस्टीज, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, स्नोब गुड्स और वेबलिन गुड्स। कुछ भी लिखा हो एक ही मतलब है। अब इनके लिए अगर मैं बहुत सस्ता सा शब्द इस्तेमाल करूँ ना, ये इतने हाई फाई शब्द लिखे हुए हैं, स्टेटस, प्रेस्टीज, वेबलिन, स्नोब, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, तो बेटा इन सब के लिए अगर मैं एक
बहुत ही सस्ता शब्द इस्तेमाल करूं तो शोबाजी वाले गुड्स। ये वो गुड्स हैं जिसको खरीदते टाइम हमें प्राइस नहीं देखनी होती, जस्ट बिकॉज हमें शोबाजी करनी है, हमें एक शो दिखाना है लोगों को कि भाई हम तो बहुत अमीर आदमी हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। जस्ट इस चीज के लिए अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो उस टाइम पे प्राइस थोड़ी दिमाग में होता है। कोई सामान अपने स्टेटस, अपने प्रेस्टीज को मेंटेन करने के लिए खरीद रहे हैं तो उस टाइम पे प्राइस कौन ही देख रहा है। हम इंतजार थोड़ी करेंगे। अगर हमें तो अपने दोस्तों में शोबाजी दिखानी है कि जो भी लेटेस्ट आईफोन आया है हम तो तुरंत पहले दिन ही खरीद के लेकर आ जाते हैं, तो उस टाइम पर उस बढ़ी हुई प्राइस पे भी तुम खरीदोगे। हमारी तरह इंतजार नहीं करोगे कि नया मॉडल आएगा तो पुराने वाले के प्राइस कम हो जाएंगे तब खरीदेंगे। नया मॉडल आएगा, पुराने वाले के प्राइस कम होंगे, हम तो तब खरीदेंगे। नहीं, तुम्हें तो शोबाजी दिखानी है। तुम्हें क्या करना है, जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन खरीद के लेकर आओगे लंबी लाइन में लग के, क्योंकि तुम्हें स्टेटस बनाना है, अपनी प्रेस्टीज मेंटेन करनी है। ठीक है, तो देखो, सम एक्सपेंसिव गुड्स आर परचेज बिकॉज ऑफ देयर हाई प्राइस, बिकॉज दैट गिव्स देम द प्रेस्टीज और स्टेटस। कुछ चीजें खरीदी इसलिए जाती हैं क्योंकि भाई वो उसके हाई प्राइस की वजह से खरीदी जा रही है, क्योंकि वो स्टेटस है, प्रेस्टीज है लोगों की। A higher price may make such goods appear more exclusive and desirable. Therefore, the demand may increase when their price increases. तो जब इनकी प्राइस बढ़ती है तो बल्कि तब इनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को वही दिखाना है ना कि यार हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसको खरीदना। जैसे कि लग्जरी डिजाइनर हैंडबैग में बिकम मोर अट्रैक्टिव टू सम कंज्यूमर। कोई अट्रैक्टिव हैंडबैग है, लग्जरी डिजाइनर हैंडबैग है, उसकी जब प्राइस बढ़ेगी तो वो ज्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसकी हाई प्राइस, उसकी एक्सक्लूसिविटी, स्टेटस के सबके पास नहीं हो सकता है, ये हमारे पास ही है सिर्फ, तो हम ही ये मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए खरीदा जा रहा है। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस चेंज। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में जो कमोडिटी मैं आज कंज्यूम कर रही हूँ उसकी प्राइस बढ़ने वाली है। मुझे लग रहा है यार गोल्ड आगे जाके और महंगा होने वाला है, और महंगा हो जाएगा, तो मैंने क्या करा, आज ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। मेरे को रात को सपना आ गया एकदम से कि अरे चांदी सोना सब महंगा होने वाला है, आज ही खरीद लो। तो मैंने सुबह उठते ही मैं सुनार की दुकान पे पहुंच गई और मैं सारा का सारा खूब सारा पैसा लेकर गई अपने घर से और सारा गोल्ड और सिल्वर खरीद के लेकर आ गई, क्योंकि मुझे पता चला कि फ्यूचर में तो और महंगा होने वाला है। तो जो हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो रही है, कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है किसी कमोडिटी की प्राइस को फ्यूचर में राइज होने के लिए, तो आज की बढ़ती हुई प्राइस पर भी आप उसे ज्यादा खरीदते हो। सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि यार कल को महंगा, भाई कल को सस्ता होने वाला है, तो आप आज खरीदना बंद कर दोगे। आज की घटती हुई प्राइस पे भी आप नहीं खरीद रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है और घटेगी प्राइस। सो दे एक्सपेक्ट अ शार्प फॉल इन प्राइस, दे में पोस्टपोन देयर परचेजेस। जैसे कि किसी को लग रहा है कि गोल्ड प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाली है और बढ़ने वाली है, तो वो क्या करेंगे, वो आज की बढ़ती हुई प्राइस पे ही उसको खरीद लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो, नेसेसिटी और एसेंशियल गुड्स। कोई चीज अगर हमारी नेसेसिटी है, हमारी एसेंशियलिटी है, तो उसको खरीदते टाइम थोड़ी ना हमने पैसा देखना होता है। अगर मुझे सॉल्ट खरीदना है तो भाई खरीदना है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी है तो करनी है ना। हाँ, उसका यूसेज थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, बट स्टिल जितना रिक्वायर्ड है उतना तो हम लेंगे ना यार। एक लाइट पंखा जो जलाना है वो तो जलेगा, है ना। सो फॉर अ सर्टेन एसेंशियल गुड्स डिमांड में नॉट फॉल सिग्निफिकेंटली इवन व्हेन देयर प्राइस राइज। तो कल को अगर प्राइस बढ़ भी जाएगी तो भाई ऐसा नहीं है कि लाइट पंखा नहीं जलाएंगे, जितना जरूरी है उतना तो चलेगा। सो कंज्यूमर कंटिन्यूड परचेजिंग देम बिकॉज दे कैन नॉट इजिली रिड्यूस देयर कंजप्शन, क्योंकि यहाँ पर आप उस चीज का कंजप्शन नहीं बंद कर सकते। जैसे कि अगर कोई नेसेसरी मेडिसिन की प्राइस बढ़ भी जाती है तो पेशेंट कंटिन्यू रखेगा उसको खरीदना, सेम क्वांटिटी खरीदेगा, भले ही प्राइस बढ़ रही है हमारी डिमांड सेम ही रहेगी, चाहे प्राइस कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए नेसेसिटी है, इस टाइम पे इसेंशियल है। ठीक। इग्नोरेंस और कंज्यूमर मिसकंसेप्शन। कई बार क्या होता है कि एक कंज्यूमर दुकान पे खड़ा हो गया सामान को खरीदने के लिए, उसे पता था कि यार ये एक वाटर बॉटल ना 100 रुपए की आती है, हमेशा से वो 100 रुपए की खरीदता था, उसे नहीं पता कि मार्केट में प्राइस बढ़ गया, 100 से 150 रुपए की बॉटल होगी। अब क्या करे, वो इग्नोरेंट था प्राइस से, मिसकंसेप्शन था उसके माइंड में। तो कोई बात नहीं, अब बढ़ती हुई प्राइस पे उसको खरीदने, क्योंकि उसको चाहिए तो वो खरीद कर आएगा। ठीक है। समटाइम्स कंज्यूमर में बिलीव दैट हायर प्राइस प्रोडक्ट इज ऑफ बेटर क्वालिटी। अब देखो एक पॉइंट और भी मिसकंसेप्शन से रिलेटेड है कि कई बार कंज्यूमर के माइंड में ये भी होता है कि यार ये जो दाल मखनी इस वाली दुकान में मिल रही है ना, ये 200 रुपए की, ये ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है, इस ढाबे से अच्छी होगी, ये वाली हाई प्राइस्ड है तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होगी। तो कई बार ये मिसकंसेप्शन होता है। सो दे में डिमांड मोर ऑफ इट इवन व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस। तो वो कहेंगे कि नहीं अच्छी क्वालिटी के ना तो ये वाला ज्यादा खरीदेंगे, एक मिसकंसेप्शन है। ठीक है। जैसे कि एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है 5,000 रुपए का स्किन केयर प्रोडक्ट, उसको लगता है कि 2,000 वाले से ज्यादा बेटर वो है, क्यों? क्योंकि वो महंगा है। तो कई बार हमारे माइंड में मिसकंसेप्शन होता है कि महंगी चीजें ज्यादा अच्छी होती है, पर हम ये भूल जाते हैं कई बार कि ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है। नेक्स्ट, इमरजेंसी गुड। अब अगर हम किसी चीज के
ऐसे सिचुएशन में है जहां पर इमरजेंसी है। अब मान लो आप कोई ऐसी इलनेस चल रही है जहां पर आपको एक पर्टिकुलर मेडिसिन चाहिए, कोविड-19 की सिचुएशन याद करो यार, वो सेकेंड वेव, जब सिलेंडर्स कितने महंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कितने महंगे मिल रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे इमरजेंसी थी, लोग इतने महंगे भी खरीद रहे थे यार, खरीदने पड़ रहे थे लोगों को, क्यों, सिचुएशन ही ऐसी थी उस टाइम पर। तो इमरजेंसी के टाइम पर भी हम लोग ये नहीं देखते कि प्राइस क्या चल रही है। सो इमरजेंसी गुड्स आर द गुड्स दैट आर रिक्वायर अर्जेंटली ड्यूरिंग एन इमरजेंसी और क्राइसिस, कि जब इमरजेंसी आती है, क्राइसिस आती है, तब भी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड नहीं देखते। कंज्यूमर्स में बी विलिंग टू बाय देम इवन एट अ हायर प्राइस बिकॉज द नीड इज अर्जेंट, तो हाई प्राइस पे भी इसको खरीदा जाता है चाहे अर्जेंट नीड क्यों ना हो। सो कंज्यूमर्स प्रायोरिटी इज अवेलेबिलिटी नॉट द प्राइस, कंज्यूमर को चाहिए वो चीज, प्राइस नहीं देख रहा है वो उस टाइम पे। जैसे कि फ्लड के टाइम पे लोगों को ड्रिंकिंग वाटर चाहिए होता है, मेडिसिन चाहिए होती है, बैटरीज चाहिए होती है, तो भले उस टाइम पे प्राइस बढ़ रही होती है, पीपल में कंटिन्यू टू परचेज देम बिकॉज दीज गुड्स आर नेसेसरी। याद है एक बार केदारनाथ में बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत बड़ी नेचुरल कैलेमिटी आई थी, तो उस टाइम पे आपको पता है वाटर बॉटल लोग 200 रुपए की खरीद रहे थे, पता है, जो 20 रुपए की वाटर बॉटल है वो 200 रुपए की बिक रही थी और लोग खरीद रहे थे, क्यों, उस टाइम पे नेसेसिटी थी, उनकी इमरजेंसी की सिचुएशन थी, खरीदना पड़ रहा था उस टाइम पर। तो ऐसे में लॉ ऑफ डिमांड आपका जो है वो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो इमरजेंसी है, अर्जेंट नीड है, तो प्राइस यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। नेक्स्ट है हैबिचुअल गुड्स। अब जिस चीज की हमें लत लग जाए वहां पर भी प्राइस कौन देख रहा है। अगर तुम्हें आदत है कि भाई जब तक रात को 2 नहीं मिल जाते तब तक नींद नहीं आती है, तो जब तक वो 2 की आदत जो तुम्हें पड़ गई है, तो भाई अब चाहे उसकी प्राइस कितनी भी हो जाए, 100 रुपए की आती थी कल को 150 रुपए की आ जाएगी, तब भी तुम खरीदोगे। तो अगर कोई गुड आपकी हैबिट में है, किसी चीज की लत है आपको, तो लत वाली चीजों के लिए भी प्राइस फिर कहाँ ही मैटर करता है, तुम्हारे तो सर चढ़ चुकी होती है ना वो चीज, तो वहां फिर तुम प्राइस को क्यों ही देखोगे। तो हैबिचुअल गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां पर कंज्यूमर जो होता है वो परचेज करता है उस चीज को, क्योंकि उस चीज को, उसे उस चीज की हैबिट है, उसे उस चीज की एडिक्शन हो चुकी है, तो उसका जो कंजप्शन है वो फिर भी कम नहीं होगा चाहे उस चीज की प्राइस बढ़ी क्यों ना जाए। कंज्यूमर यहाँ पर उसकी कंजप्शन को रिड्यूस ही नहीं कर पा रहा, कम ही नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि उसकी हैबिट में आ गया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा इसका एक बार, कि सपोज एक पर्सन को ड्रिंकिंग की हैबिट है। बेटा ड्रिंकिंग पता है किस चीज की है, टी, टी कहाँ सोच रहे हो, मैं भी तो वही बोल रही थी, तुम कहाँ सोच रहे हो। तो रात को रोज तुम्हें चाय पीने की आदत है किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की, तो भले उसकी प्राइस बढ़ भी क्यों ना जाए तुम कंटिन्यू करोगे उसको पीना। तो यहाँ पे हैबिट के केस में प्राइस बढ़ रही है तो भी आपकी डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे 7 एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि जहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो आज की कक्षा को यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने आपको ऑलमोस्ट डिमांड की काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं एंड होपफुली आपको बहुत चुटकियों में बहुत आराम से सारी चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि बहुत ईजी है और बहुत रिलेटेबल है, ठीक है। तो मिलूंगी अब आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स के साथ, तो डिमांड को करूंगी कंप्लीट, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।